जय हिंद एवरीवन, आप सभी का स्वागत है रावी एकेडमी चैनल पर। और आज का जो हमारा इंडियन पॉलिटी का चैप्टर रहेगा वो है गवर्नर। तो इसमें हम कवर करने वाले हैं हमारे आर्टिकल्स 153 से लेके 167 तक। और इससे पहले हमने कवर किया था प्रेसिडेंट के बारे में और दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था पार्लियामेंट को। तो चैनल पर आप जाकर इन दो वीडियोस को कवर कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों जो टॉपिक्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको प्रेसिडेंट के बारे में पता होगा तो आप क्लियरली गवर्नर के बारे में भी पढ़ सकते हो। सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन के पॉइंट्स देख लेते हैं। तो जो प्रेसिडेंट होते हैं और जो हमारे गवर्नर्स होते हैं स्टेट्स के, तो दोनों में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ होती हैं। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि जो आर्टिकल 153 से लेके 167 तक है, पार्ट 6 है, वो डील करता है स्टेट एग्जीक्यूटिव से। तो जिसमें आते हैं हमारे गवर्नर, सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और एडवोकेट जनरल। बट अगर हम गवर्नर के कंपैरिजन में देखें, जब हम प्रेसिडेंट या फिर पार्लियामेंट के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें सीएम की जगह पीएम को देखते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वहाँ पर भी होती है, वहाँ पर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, यहाँ पर एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होते हैं। तो जो गवर्नर है वो एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल हेड माना जाता है स्टेट का। अगर जो प्रेसिडेंट हैं उनकी बात करें तो वो होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द कंट्री। यहाँ पर सीएम होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं जो कि एक तरह से रियल एग्जीक्यूटिव माने जाते हैं। आगे है हमारे पास नो ऑफिस ऑफ वाइस गवर्नर। जैसे हमारे पास वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस होता है तो हमारे पास कोई वाइस गवर्नर का नहीं होता है। सेम पर्सन कैन बी गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट्स। मतलब जो एक पर्सन किसी स्टेट का गवर्नर है वो एक या दो से ज़्यादा स्टेट्स के गवर्नर भी बन सकते हैं। ये बताया गया था हमारे जो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है 1956 में। हमारा जो इंडिया है वो फॉलो करता है कैनेडियन मॉडल, जहाँ पर जो गवर्नर है उन्हें अपॉइंट किया जाता है सेंटर के द्वारा। यहाँ से हमारे आर्टिकल स्टार्ट होते हैं। सबसे पहला है आर्टिकल 153 जो बताता है गवर्नर्स ऑफ स्टेट के बारे में। मतलब जो हर एक स्टेट है उनके पास एक गवर्नर होंगे। सेम पर्सन बन सकते हैं दो से ज़्यादा स्टेट्स के गवर्नर भी। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 154 जहाँ पर बताया गया है एग्जीक्यूटिव पावर क्या होती है स्टेट के बारे में, जो कि गवर्नर के पास रहती है। आगे है हमारे पास आर्टिकल 155 जो बताता है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर के बारे में, कि जो गवर्नर की अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। इनकी इलेक्शन नहीं होती है, जो कि एक तरह से इंश्योर करता है न्यूट्रलिटी को और अवॉइड करता है लोकल पॉलिटिक्स को। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वही रेकमेंड करती हैं कुछ पर्सन के नेम्स को प्रेसिडेंट को। आगे आता है आर्टिकल 156 जहाँ पर टर्म ऑफ ऑफिस बताया गया है। वैसे तो यूजुअली 5 years होता है, बट एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन कर रखी है कि प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट अगर हो वो तब तक ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं। मतलब उन्हें कभी भी रिमूव किया जा सकता है, खुद भी वो रिज़ाइन कर सकते हैं एनी टाइम, बट उन्हें रिटर्न में देना होता है प्रेसिडेंट को। आगे आता है हमारे पास आर्टिकल 157 जो बताता है क्वालिफिकेशन के बारे में, कि वो सिटीज़न होने चाहिए, उनकी जो एज है वो 35 years एज होनी ही चाहिए। बट जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसकी कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पे बताई नहीं गई है। वैसे अगर डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन देखी जाए जो कि सरकारी कमीशन के अंडर आती है, तो किसी भी कोई भी गवर्नर हम चूज़ करते हैं वो सेम स्टेट से नहीं होने चाहिए। वो पर्सन होना चाहिए जिसके पास कोई एक तरह से डिस्टिंक्शन हो किसी भी फील्ड में। मतलब किसी फील्ड में अगर उन्होंने कुछ अच्छा परफॉर्म किया है तो वो पर्सन गवर्नर बन सकते हैं। शुड नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन पॉलिटिक्स आफ्टर अपॉइंटमेंट। मतलब जब उन्हें एक बार अपॉइंट कर दिया जाता है तो वो एक्टिवली पॉलिटिक्स में पार्ट नहीं ले सकते। नेक्स्ट आता है हमारे पास आर्टिकल 158 जो बताता है कंडीशंस ऑफ ऑफिस के बारे में, कि वो मेंबर नहीं बन सकते हैं पार्लियामेंट के और स्टेट लेजिस्लेचर के। उनके पास कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। उनको ऑफिशियल रेजिडेंस दिया जाता है और अलाउंसेस दिए जाते हैं। आगे है हमारे पास आर्टिकल 159 जो बताता है ओथ और अफर्मेशन के बारे में, जिसको एडमिनिस्टर किया जाता है जो कि चीफ जस्टिस होते हैं हाई कोर्ट के, और या फिर सीनियर मोस्ट जज हों। अगर आपने प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा हो तो जब हम उनके बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर CJI होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, या फिर कोई और सीनियर मोस्ट जज होते हैं जो कि ओथ को एडमिनिस्टर करते हैं। आगे आता है हमारे पास आर्टिकल 160 जो कहता है डिस्चार्ज ऑफ फंक्शंस ड्यूरिंग कंटिजेंसीज। अभी कंटिजेंसीज क्या होती हैं, जैसे कि समटाइम्स कुछ अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस अराइज हो जाती हैं, या फिर कोई जैसे इमरजेंसी की कंडीशन हो जाए तो वहाँ पर जो प्रेसिडेंट है वो खुद से कुछ अरेंजमेंट करते हैं ताकि जो गवर्नर का जो काम है वो अफेक्ट ना हो। तो ये आर्टिकल 160 कब यूज़ किया जाता है, जब किसी गवर्नर की ऑफिस में ही डेथ हो जाए, या फिर रिज़ाइन कर दें, या फिर वो बीमार हों, या फिर हॉस्पिटलाइज्ड हों,
लीव पर हो या आउटसाइड इंडिया हो, या अभी तक जो नया गवर्नर बना है उन्होंने ओथ ना ली हो। और लास्ट पॉइंट है हमारे पास जब कोई इमरजेंसी या फिर कोई ऐसी सिचुएशन हो जहां पर जो गवर्नर है वो काम नहीं कर सकते। हु परफॉर्म्स द गवर्नर्स ड्यूटीज टेम्परली। मान लीजिए अगर जो गवर्नर है वो उनकी डेथ हो गई है या रिजाइन हो गया, मतलब इनमें से कोई भी रीजन अगर हो तो उनकी जगह पे टेम्परली कौन काम कर सकता है। तो जो प्रेसिडेंट है वो खुद ही अपॉइंट करते हैं किसी और गवर्नर को जो कि नेबरिंग स्टेट का हो। मतलब यहाँ पर वही बात आ गई कि जो एक गवर्नर होता है वो 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स को देख सकता है। या फिर हमारे पास सेकंड है कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होंगे, या फिर कोई भी ऐसा सुटेबल पर्सन जिसको लगता हो, जिसके बारे में प्रेसिडेंट को लगता हो कि हाँ ये जो है गवर्नर का ऑफिस है, जब उनकी ड्यूटीज है उन्हें संभाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है दिस टेम्पररी पर्सन इज कॉल्ड एन एक्टिंग गवर्नर। मतलब जो भी सुटेबल पर्सन चूज किया जाएगा उसे एक्टिंग गवर्नर के तौर पर माना जाता है। आगे है हमारे पास आर्टिकल 161 जहां पर बताया गया है पार्डनिंग पावर्स ऑफ द गवर्नर। प्रेसिडेंट के पास भी सेम पावर्स होती हैं आर्टिकल 72 के अंडर, तो वही हमारे जो गवर्नर होते हैं स्टेट्स के उनके पास भी होती हैं। ये पार्डन कर सकते हैं, रिप्रीव, रिमिशन फॉर ऑफेंसेस जो कि स्टेट लॉ के अंडर आते हैं। बट यहाँ पे और एक चीज़ एक्सेप्शन है कि ये डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकते। वो जो पावर होती है वो प्रेसिडेंट के पास ही होती है, बट वो भी लिमिटेड होती है, वो एब्सोल्यूट पावर नहीं होती है। तो जो पार्डन है वो एक तरह से है कि कंप्लीटली फॉरगिव कर देते हैं ऑफेंस को, मतलब पूरी तरीके से उस ऑफेंस को ही माफ़ कर दिया जाता है, बट नॉट फॉर द डेथ सेंटेंस, तो ये इंक्लूड नहीं है। सेकेंड है हमारे पास रिप्रीव जहाँ पर टेम्पररी डिले कर दिया जाता है। थर्ड है रिमिशन जो कि रिड्यूस कर देता है पीरियड ऑफ सेंटेंस को। मान लीजिए कि 10 साल की सज़ा थी तो वहाँ से 5 साल कर दी उसको। आगे आता है रिस्पाइट, अवॉर्ड की जाती है लेसर सेंटेंस, कोई स्पेशल रीज़न हो, मान लीजिए या कोई हेल्थ का इशू हो या फिर प्रेगनेंसी हो, तब उनका जो पनिशमेंट है उसे कम कर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कम्यूट जो कि एक तरह से पनिशमेंट को चेंज कर देते हैं लाइटर फॉर्म में। मान लीजिए अगर किसी को डेथ सेंटेंस मिला था तो उसे चेंज करके वो ईयर्स में उसकी जो पनिशमेंट है उसे कन्वर्ट कर दिया गया था। तो ये मैंने प्रॉपरली जो हमारा प्रेसिडेंट का चैप्टर है उसमें बहुत ही डिटेल तरीके में समझा रखा है। तो अगर आपको ज़्यादा पढ़ना है इसके बारे में तो वहाँ पर मैंने एक डिफरेंस भी दे रखा है, तो आप देख सकते हो वीडियो को जाके। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 162 जो बताता है एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट। मतलब स्टेट के पास जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो कहाँ तक जो एक्सटेंड की जाती है, किस मैटर तक एक्सटेंड की जा सकती है, उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है आर्टिकल 163 जो कि इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस गवर्नर। तो जो गवर्नर होते हैं हमारे नॉर्मली वो भी बाउंड होते हैं सीएम और उनकी जो काउंसिल की एडवाइस होती है, बट एक्सेप्शन दे रखी है डिस्क्रिशनरी मैटर्स। जैसे हमारे प्रेसिडेंट के पास होती है ना कि वो भी बाउंड होते हैं पीएम और उनकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो एडवाइस होती है, बट उनके पास भी कुछ डिस्क्रिशनरी पावर होती हैं, ऐसे ही गवर्नर के पास भी होती हैं। आगे आता है हमारे पास आर्टिकल 164 जो बताता है अपॉइंटमेंट ऑफ सीएम एंड मिनिस्टर्स। तो जो गवर्नर हैं वो अपॉइंट करते हैं सीएम को और जो बाकी मिनिस्टर्स को हैं, और जो मिनिस्टर्स होते हैं वो होल्ड करते हैं ऑफिस को एट प्लेजर ऑफ गवर्नर, मतलब उन्हें कभी भी वहाँ से रिमूव किया जा सकता है। बट यहाँ पे सीएम को अपॉइंट करने का मतलब ये नहीं है कि गवर्नर खुद अपनी डिस्क्रिशनरी पावर से उन्हें वहाँ पे अपॉइंट करते हैं। यहाँ पर उन्हें अपनी मेजॉरिटी प्रूव करने के लिए बोला जाता है। बाकी जो सीएम होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं, इलेक्शन से उनके रिजल्ट को पता लगता है, बट एक कन्वेंशन बना रखा है कि जो गवर्नर है वो अपॉइंट करते हैं सीएम को। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 165 जो बताता है एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट के बारे में। जो एडवोकेट जनरल होते हैं वो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं, उन्हें अपॉइंट किया जा सकता है और रिमूव किया जा सकता है गवर्नर के द्वारा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो वो जज होने चाहिए हाई कोर्ट लेवल के। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास टेन्योर, मतलब प्लेजर ऑफ गवर्नर। जब तक गवर्नर चाहते हैं तो वो जो ऑफिस है उसे संभाल सकते हैं, बट उन्हें कभी भी रिमूव किया जा सकता है विदाउट कोई रीज़न दिए बिना ही। राइट्स की बात करें तो वो लेजिस्लेचर में बोल सकते हैं, बट उन्हें वोटिंग का जो राइट है वो नहीं होता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। फंक्शंस की बात करें तो लीगल एडवाइस देना होता है, कोर्ट्स में जाना होता है और डिफेंड करना होता है जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है। सैलरी जो उन्हें मिलती है वो मिलती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, और ये फुल टाइम गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है होते हैं, ये अपनी जो प्राइवेट प्रैक्टिस है उसे भी जारी रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वर्सेज एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इसको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, यहाँ पर होते हैं गवर्नर से। एडवाइस करते हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट को जो अटॉर्नी जनरल होते हैं, जो एडवोकेट जनरल होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं। ये अपीयर होते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में
एडवोकेट जनरल जो होते हैं मेनली हाई कोर्ट में जाते हैं, बट कई बार उन्हें सुप्रीम कोर्ट में भी अपीयर होना पड़ता है। ये आते हैं हमारे आर्टिकल 76 में और ये है 165 में। पार्लियामेंट्री अगर राइट्स की बात करें तो इन्हें बोलने का अधिकार होता है, बट वहाँ पे वोटिंग का नहीं होता है। ऐसा ही सेम होता है स्टेट लेजिस्लेचर में एडवोकेट जनरल के लिए भी। नेक्स्ट आता है हमारे पास आर्टिकल 166 जो बताता है कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट के बारे में। जो सारे एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं, जैसे लॉज को इम्प्लीमेंट करना होता है, पॉलिसीज के बारे में होता है, बिल्स के बारे में होता है, तो वो गवर्नर से होकर ही जाते हैं। रूल्स आर मेड बाय द गवर्नर, ताकि ऑर्गेनाइज किया जा सके और रेगुलेट किया जा सके जो स्टेट गवर्नमेंट है उसे कैसे काम करना है। मतलब काफ़ी तरह के रूल्स हैं जो गवर्नर बनाते हैं, और ये जो रूल्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि जो कैसे फाइल्स होंगी वो आगे जाएंगी, कौन से मिनिस्टर्स हैं वो किस डिपार्टमेंट को हैंडल करेंगे, डिसीजंस को आगे कैसे अप्रूव किया जाएगा। आगे आता है हमारे पास नो एक्शन ऑफ द गवर्नर इज इनवैलिड जस्ट बिकॉज द फॉर्म और प्रोसीजर वॉज नॉट फॉलोड परफेक्टली। इसका मतलब है कि जो भी गवर्नर ने काम कर रखे हैं उनको इनवैलिड नहीं माना जाएगा, सिर्फ इसलिए कि जो प्रोसीजर था वो प्रॉपरली फॉलो नहीं किया गया। ये एक तरह से इंश्योर करता है स्मूथ फंक्शनिंग को और डिवाइड करता है पूरे काम को विद इन द स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 167 जो बताता है ड्यूटीज ऑफ द चीफ मिनिस्टर टुवार्ड्स द गवर्नर। मतलब कुछ सीएम की ऐसी ड्यूटीज होती हैं गवर्नर के लिए, तो वो देखते हैं। जो सीएम है उन्हें गवर्नर को हर बात है जो इन्फॉर्म करनी होती है जो कि स्टेट में चल रहा है। ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जो कि गवर्नर डिमांड करते हैं। ये सबमिट करते हैं कैबिनेट के डिसीजन क्या है, प्रपोजल जो कि फाइल्स जो गवर्नर उनसे मांगते हैं। रिपोर्ट करते हैं इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स या फिर कोई डेवलपमेंट की बात हो। मतलब जो सारा जो मैटर होता है वो गवर्नर को बताया जाता है। इंश्योर करते हैं कि जो गवर्नर है उन्हें हर जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और फंक्शनिंग जो काम चल रहे हैं स्टेट में उनके बारे में उन्हें जानकारी हो। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में, जहाँ पर बताया गया है कि जो गवर्नर की लेजिस्लेटिव पावर्स होती हैं तो वो आर्टिकल्स कौन कौन से हैं। पहला है आर्टिकल 174 जहाँ पर सेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर को मेंशन कर रखा है। इसमें ये पावर भी आती है गवर्नर की समनिंग पावर, प्रोरोग एंड डिसॉल्व करना असेंबली को। आगे है हमारे पास आर्टिकल 175 की जो गवर्नर का राइट है टू एड्रेस एंड सेंड मैसेजेस। ये जो सेम यहाँ पे आर्टिकल दे रखे हैं वो हमारे प्रेसिडेंट के लिए भी अप्लाई होते हैं, बट उनके जो आर्टिकल हैं वो थोड़े से अलग हैं। तो यहाँ पर जो गवर्नर होते हैं वो भी एड्रेस करते हैं लेजिस्लेचर को, और मैसेजेस जैसे भेजने होते हैं तो वो इस आर्टिकल के अंडर आते हैं। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 176 जो बताता है स्पेशल एड्रेस बाय द गवर्नर। जैसे कि कोई फर्स्ट सेशन होता है हर साल इलेक्शन के बाद, तो स्पेशली एड्रेस किया जाता है उस हाउस को गवर्नर के द्वारा। आगे आता है हमारे पास आर्टिकल 200 जो बताता है एसेंट टू बिल्स के बारे में, कि जो गवर्नर है उनके पास पावर होती है एसेंट देना बिल को, विदहोल्ड करना या फिर रिटर्न करना जैसे कि ऑर्डिनरी बिल होते हैं। जब फोर्थ ऑप्शन होती है कि प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर लेना, और कई बार ये कुछ केसेस में कंपलसरी होती हैं, बट अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट के पास ये 3 पावर होती हैं। आगे आता है हमारे पास आर्टिकल 213 जो बताता है गवर्नर्स ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर को। जब लेजिस्लेचर सेशन में नहीं होती है तो जो गवर्नर है वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं, और जो ऑर्डिनेंस होते हैं वो एक तरह से टेम्पररी लॉज होते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं पार्ट 10 जो कि बताता है शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज के बारे में, जहाँ पर अगर 5th शेड्यूल की बात करें तो गवर्नर के पास कुछ स्पेशल पावर्स होती हैं शेड्यूल्ड एरियाज को लेके। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, ट्राइबल वेलफेयर करना और ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल रिपोर्ट्स तैयार करना। वहीं अगर 6th शेड्यूल की बात करें तो गवर्नर की जो पावर होती है ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स में, तो वो कहाँ पर बनाई गई हैं, जैसे हम देख सकते हैं स्टेट्स हैं आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में। तो वहाँ पर कुछ रूल्स को अप्रूव करना या फिर डिसअलाउ करना तो ये गवर्नर के पास पावर होती है। वहाँ पर जो ऑटोनमस काउंसिल्स होती हैं जो कि मेनली वहाँ के ट्राइबल एरियाज के लिए बना रखी होती हैं, तो उनको देखना। पावर्स ऑफ द गवर्नर देख लेते हैं। सबसे पहली है एग्जीक्यूटिव पावर, जहाँ पर सीएम को अपॉइंट किया जाता है, मिनिस्टर्स को एडवोकेट जनरल हो गए, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स हो गए, चेयरमैन हो गए जैसे कि पब्लिक सर्विस कमीशन के अपॉइंट करते हैं। ये ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल को जो कि शेड्यूल 5 में दे रखी हैं स्टेट्स। ये कोई भी तरह की इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं चीफ मिनिस्टर से, और जो सारे एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं वो गवर्नर से होकर ही जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास लेजिस्लेटिव पावर, जहाँ पर बताया गया है वही समनिंग और प्रोरोग की पावर, डिसॉल्व करना असेंबली को, एसेंट देना बिल्स को। आगे है कि जो गवर्नर है वो एड्रेस करते हैं हाउस को जब पहला सेशन होता है हर एक इलेक्शन के बाद। नॉमिनेट कर सकते हैं एक एंग्लो इंडियन मेंबर को असेंबली में,
कर सकते थे, बट अभी क्या है कि इसको रिमूव कर दिया गया है 104th अमेंडमेंट जो कि 2020 में आई थी। फिर आते हैं हमारे पास फाइनेंशियल पावर, जहां पर जो मनी बिल है उसे इंट्रोड्यूस किया जाता है विद द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर। इंश्योर किया जाता है कि जो बजट है वो टाइम पे हाउस में प्रेजेंट किया जाए। फिर जो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया होता है वो भी गवर्नर से डिस्पोजल पे होता है, मतलब वहां से जो डायरेक्ट यूज है उस फंड का वो किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास जुडिशियल पावर, जहां पर बताया गया है गवर्नर की जो जुडिशियल पावर होती है कि वो कुछ ऑफेंसेस को माफ कर सकते हैं। बट यहाँ पर एक चीज नोट करने वाली कि जो प्रेसिडेंट है उनके पास थोड़ी वाइडर पार्डनिंग पावर होती है। आगे है डिस्क्रिशनरी पावर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब यहाँ पर अगर मिनिस्टर्स ने उन्हें कोई एडवाइस दी है या नहीं दी है तो वो खुद की डिस्क्रिशन पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पीएम की अपॉइंटमेंट करनी है जब कोई भी पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं है। यहाँ पर एक वर्ड मेंशन कर रखा है हंग असेंबली। तो हंग असेंबली का मतलब यही होता है कि जहाँ पर किसी भी पार्टी की मेजोरिटी नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है डिसमिसल ऑफ गवर्नमेंट लूजिंग मेजोरिटी, मतलब जो गवर्नमेंट को मेजोरिटी प्रूव करने के लिए बोला था बट उनकी जो मेजोरिटी वहाँ पर प्रूव नहीं होती है तो उस गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया जाता है। रिपोर्ट सेंड करनी होती है प्रेसिडेंट को समटाइम जब प्रेसिडेंट रूल लगा होता है, जैसे आर्टिकल 356 में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ का जो सारा मैटर होगा वो प्रेसिडेंट को रिपोर्ट भेजी जाती है गवर्नर के द्वारा। नेक्स्ट है रिजर्व करना बिल प्रेसिडेंट के लिए, जो कि आर्टिकल 200 में हमारा आता है। एक्शन लेना ट्राइबल एरियाज में, शेड्यूल जो 5 और 6 में दे रखे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि अगर जो सीएम है वो रिफ्यूज कर दे कन्वीन करना असेंबली को, तो वहां पर भी डिस्क्रिशनरी पावर होती है गवर्नर के पास कि वो खुद डिसीजन वहां पे ले सकते हैं। आगे आता है हमारे पास इश्यूज विद गवर्नर्स ऑफिस, मतलब समटाइम्स क्या होता है कि जो डिस्क्रिशनरी पावर है गवर्नर के पास तो वो उसका मिसयूज करना शुरू कर देते हैं, विद होल्ड कर लेते हैं बिल्स को काफी लंबे टाइम के लिए, जैसे कि एक केस आया था तमिलनाडु 2023 में। इस तरह से जो कन्फ्लिक्ट अराइज होता है जो इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट होती है उसके बीच और जो गवर्नर है उनके बीच, तो जो सेंटर है वो गवर्नर को एक तरह से पॉलिटिकल पर्पस के लिए यूज किया जाता है। समटाइम्स ये भी कहा जाता है कि जो गवर्नर होते हैं वो एक तरह से सेंटर के एजेंट होते हैं। और लास्ट है हमारे पास डिले इन रेकमेंडिंग प्रेसिडेंट्स रूल। कई बार जब सिचुएशन ऐसी अराइज हो जाती है कि वहां पर प्रेसिडेंट जो रूल है वो लगा देना चाहिए तो उसको रेकमेंड करने में भी ये डिले कर देते हैं। आगे हमारे पास इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स। सबसे पहली थी शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जो कि आई थी 1974 में। मतलब यहाँ पर बताया गया था, सीधा जजमेंट पे आते हैं, कि जो गवर्नर है उन्हें एड एंड एडवाइस पे ही काम करना होगा, बट एक्सेप्शन है डिस्क्रिशन, मतलब जो भी एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देंगे उसके अकॉर्डिंग ही वो काम करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास एसआर बॉम्बे केस 1994, जहां पर बताया गया है कि जो गवर्नर है अगर वो रेकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट्स रूल के बारे में तो ये जुडिशियल रिव्यू इसका किया जा सकता है एनी टाइम। फिर आता है हमारे पास बीपी सिंगल केस 2010 में, जहां पर यह बताया गया कि जो रिमूवल ऑफ गवर्नर है वो आर्बिट्ररीली नहीं किया जा सकता, मतलब खुद की डिस्क्रिशनरी पावर से उन्हें वहां से हटाया नहीं जा सकता। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंपॉर्टेंट कमीशंस ऑन गवर्नर। सबसे पहली कमेटी बनाई गई थी राजमनार कमेटी, जो आती है 1971 में, जिसका पर्पस क्या था, सेंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में। तो इसकी अगर यूनिकनेस की बात करें तो इन्होंने कहा कि जो सेंटर है वो मिसयूज करती है गवर्नर को पॉलिटिकल रीजंस के लिए। तो इन्होंने सजेस्ट किया कि जो गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर है उसे रिड्यूस कर दिया जाए। इवन इन्होंने ये भी रेकमेंड किया था कि जो पोस्ट है गवर्नर की उसका कोई यूज नहीं है, इसे अबॉलिश कर दिया जाना चाहिए। और ये ओनली कमेटी थी जिन्होंने ये बात कही थी, तो ये जरूरी है पॉइंट। और ये फर्स्ट कमेटी थी जिसने क्रिटिसाइज किया था गवर्नर के मिसयूज को, जो कि सेंटर करती है। सेकंड हमारे पास आता है सरकारिया कमीशन 1983 में, जिसका पर्पस होता है सेंटर स्टेट रिलेशंस को लेके। अगर इसकी यूनिकनेस की बात की जाए तो इन्होंने सुजेशन दिया था न्यूट्रल गवर्नर के बारे में, और ये कहा गया कि जो गवर्नर है वो सेम स्टेट से बिलोंग नहीं करते होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो सीएम है वो भी कंसल्ट करेंगे जब पहले गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है। आगे आता है कि जो फ्लोर टेस्ट है वो ओनली वे माना जाता है ताकि मेजोरिटी को प्रूव किया जा सके। एंड आर्टिकल 356 के बारे में बताया गया है कि इसको रेयरली ही यूज किया जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है पुंछी कमीशन, जो आया था 2007 में, जिसका पर्पस था अपडेट करना सरकारिया रिकमेंडेशंस को। अगर इसके जो पॉइंट्स की बात करें तो इन्होंने कहा कि फिक्स 5 ईयर का टेन्योर होना चाहिए, और रिमूवल के बारे में बताया गया कि इम्पीचमेंट लाइक प्रोसेस होना चाहिए, मतलब एक तरह से स्ट्रॉन्गेस्ट जो प्रोटेक्शन यहाँ पे प्रोवाइड कर दी गई थी। और कहा गया कि जो आर्टिकल 356 है उसे भी तब यूज किया जाना चाहिए जब जो हमारी लोकल रेमेडीज हैं वो फेल हो रही हो तब, और जो गवर्नर है उन्हें रिटर्न में रिकॉर्ड देना पड़ेगा अगर वो किसी बिल को रिजर्व कर रहे हैं तो।
इस कमीशन की जो मेन बात थी वो ये है कि स्ट्रॉन्गेस्ट रिकमेंडेशन दी गई कि जो गवर्नर को प्रोटेक्ट किया जा सके आर्बिट्ररी रिमूवल से। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास सेकंड ARC, जो कि है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन 2005। इसका पर्पस था एक तरह से गुड गवर्नेंस। अगर यूनिकनेस की बात की जाए तो यहाँ पर कहा गया कि न्यूट्रल कमेटी का यूज़ करो जब हमें गवर्नर को अपॉइंट करना है, और जो गवर्नर होंगे वो एक तरह से डिस्टिंग्विश्ड पब्लिक फिगर होने चाहिए। ऑफिस ऑफ गवर्नर है वो एक तरह से फ्री होना चाहिए सेंटर का, उस पर कोई भी कंट्रोल नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी गवर्नर को हटा रहे हो, उसको रिमूव कर रहे हो, तो उसके जो रीजंस होंगे उन्हें भी पब्लिश किया जाएगा। एक तरह से इस कमीशन ने फोकस किया मेनली ट्रांसपेरेंसी पे, गुड गवर्नेंस पे, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस पे। नेक्स्ट आती है हमारे पास चैलिया कमेटी, जो आई थी 2002 में, जिसका मेनली पर्पस था रिफॉर्म करना रिक्रूटमेंट को लेके, सिविल सर्विसेज को। बट ये एक तरह से गवर्नर की पावर्स के बारे में भी यहाँ पर बताया गया। यूनिकनेस की बात करें तो अपॉइंटमेंट थी जो गवर्नर की, वो एक तरह से स्टेट कंसल्टेशन भी वहाँ पर होगा, मतलब वहाँ पे जो CM, जो स्टेट ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, उनकी भी एडवाइस शामिल होगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि जो गवर्नर है वो डायरेक्टली CM को डिसमिस नहीं कर सकते हैं जब तक कि जो फ्लोर टेस्ट है, मतलब वहाँ पे जो मेजोरिटी प्रूव करने की बात होती है, वो एक तरह से वहाँ पे मेजोरिटी लूज ना कर जाएं। और एक चीज़ यहाँ पे और ऐड की गई कि जो पॉलिटिकल मिसयूज़ है उसे भी रिड्यूस करना चाहिए। ये ओनली कमेटी थी जिसने फोकस किया गवर्नर के रोल को CM के डिसमिसल में। आगे आता है हमारे पास रोल ऑफ गवर्नर इन हंग असेंबली। हंग असेंबली होती है जब किसी भी पार्टी को कोई भी क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलती है, नो क्लियर मेजोरिटी, जब इलेक्शंस होती हैं, ये तब की बात होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, जैसे कि हमने पढ़ा था सरकारी कमीशन में। तो किसी को भी क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली है तो वहाँ पे जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी उसे मौका दिया जाएगा, ठीक है। या फिर लार्जेस्ट कोई प्री पोल अलायंस है वो वहाँ पे, समटाइम्स क्या होता है कि जैसे काफ़ी सारी पार्टीज होती हैं वो एक तरह से अलायंस कर लेती हैं, तो ये बताया गया यहाँ पे प्री पोल अलायंस मतलब वोट से पहले ही अलायंस कर लेती हैं। कुछ होती हैं जो पोस्ट पोल अलायंस करती हैं, जो इलेक्शंस के बाद अलायंस करके वहाँ पे मेजोरिटी प्रूव कर देती हैं। या फिर जो लार्जेस्ट पार्टी स्टार्टिंग क्लेम विद आउटसाइड सपोर्ट, मतलब किसी पार्टी को बाहर से सपोर्ट मिल रहा हो तो उसे भी ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में डाला गया है। मतलब ये यहाँ से स्टार्ट होता है कि अगर पहले सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है तो उसे प्रेफरेंस पहले दी जाएगी। नेक्स्ट आता है डिसमिसल ऑफ चीफ मिनिस्टर, मतलब अगर किसी CM को हटाना है उसके ऑफिस से तो वो कब किया जा सकता है, अगर वो मेजोरिटी लूज कर देते हैं, या फिर वो रिफ्यूज कर देते हैं रिजाइन करने से, या फिर अवॉइड करते हैं फ्लोर टेस्ट को। कब जो गवर्नर है वो डिसमिस नहीं कर सकते हैं CM को, अपनी पर्सनल जजमेंट पे, विदाउट फ्लोर टेस्ट, या फिर बेस्ड ऑन इंस्टेबिलिटी रिपोर्ट्स पे। इम्पैक्ट ऑफ मिसयूज ऑफ गवर्नर्स पावर, मतलब ये अगर जो गवर्नर की पावर है उसका मिसयूज किया जाता है तो वो एक तरह से डीस्टेबलाइज कर देती है इलेक्टेड गवर्नमेंट को। जो सेंटर होता है वो इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है स्टेट्स को, और ये एक तरह से अननेसेसरी वहाँ पे प्रेसिडेंट्स रूल की वहाँ पे बात आ जाती है। तो यहाँ पर क्विक समरी दे रखी है जहाँ पर कुछ आर्टिकल्स को मेंशन कर रखा है, जैसे कि सबसे पहले 163 है तो वहाँ पे डिस्क्रिशनरी पावर्स की बात हो रखी है, 164 में अपॉइंटमेंट ऑफ CM की, ठीक है। तो ये सारे जो हमारे आर्टिकल्स हैं गवर्नर के रिगार्डिंग यहाँ पे कवर होते हैं, और यहीं पर जो हमारा आज का टॉपिक है गवर्नर वो ख़त्म होता है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो। तो चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसी और वीडियोस के लिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।